गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में या तो 5 मार्क्स में आ जाता है या फिर 2 मार्क्स में आ जाता है। अगर 2 मार्क्स के लिए आ गया तो आपको इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, और अगर 5 मार्क्स के लिए आ गया तो आपको इसका जेनेसिस प्लस डेफिनेशन दोनों लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। तो हम इसे समझते हैं जैसे कि ये हमारी सेल है। अब ये क्या है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करके रखती है रेस्टिंग स्टेट पे। रेस्टिंग स्टेट किसको कहते हैं? जब सेल आराम कर रही है, यानी कि वो काम कोई कर नहीं रही है, यानी वो सिग्नल सेंड नहीं कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो इसको हम स्टडी पोटेंशियल भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स के लिए कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। ये स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। तो अभी ये कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने देखा इलेक्ट्रिकल है ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। किसके अक्रॉस है? सेल मेम्ब्रेन के। अब सेल मेम्ब्रेन किसकी हो सकती है? न्यूरॉन्स या फिर किसी भी एक्साइटेबल सेल की हो सकती है, ठीक है। और कब होगी ये? जब वो कोई भी सिग्नल सेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज़ नॉट एक्टिवली सेंडिंग एनी सिग्नल। अब इसका जेनेसिस हम पढ़ते हैं। जेनेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अलग से आ जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पहले इसे यहाँ समझ लेते हैं। अब जो रेस्टिंग स्टेट में आप समझो कि चैनल्स कुछ ओपन रहते हैं, जैसे कि पोटेशियम सोडियम के। इसके लिए आपको एक बेसिक पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम और क्लोरीन है वो बाहर ज़्यादा होता है, और जो पोटेशियम है वो अंदर ज़्यादा होता है। अगर हम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो जो पोटेशियम है वो अंदर से बाहर जाएगा और सोडियम बाहर से अंदर आएगा। लेकिन अब यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि रेस्टिंग स्टेट में सोडियम की परमिएबिलिटी नहीं होती है ज़्यादा, पोटेशियम की ज़्यादा होती है। तो पोटेशियम ऑब्वियसली अंदर से बाहर जाएगा, तो बाहर क्या लेके जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अंदर क्या छोड़ के जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आरएमपी मेंटेन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जेनेसिस हुआ इसका। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आरएमपी मेंटेन करके रखता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि अंदर पोटेशियम के अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और दूसरे ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स, जो कि अंदर नेगेटिव चार्ज बरकरार रखते हैं, और जो पोटेशियम है वो अकेला बाहर जाता है, इनको लेके नहीं जाता। अब अगर वो बाहर अकेला चले गया तो अकेला बाहर पॉजिटिव चार्ज चला गया है और अंदर क्या रह गया है? नेगेटिव चार्ज रह गया है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। फोर्थ, अगर अब आप सोचोगे कि बाहर क्लोरीन है तो ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? ये अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अंदर ऑलरेडी नेगेटिव प्रेजेंट है। तो जब ये अंदर जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ये इसको बाहर फेंक देता है ऐसा कैसा, तो ये अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि अंदर ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इसी तरीके से हमारा जो आरएमपी है वो हमेशा मेंटेन रहता है। ये अब आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है जो पोटेशियम की वो ज़्यादा होती है सोडियम से, और उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप के कारण। और थर्ड हो जाएगा ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस एक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि वही कि अंदर प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। इसका मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया है कि सम पोटेशियम डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल अलॉन्ग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि जो नॉन डिफ्यूजेबल एनायंस हैं जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह वो सेल के अंदर ही रह जाते हैं, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल को हम ग्राफ के साथ समझेंगे। तो ये हमने एक ग्राफ भी बनाया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि आरएमपी को हमने कैसे मेज़र किया, तो हम मेज़र कैसे करते हैं? हम एक सेल लेते हैं, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इसकी सरफेस पर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रोड हमने जब इसकी सरफेस पर लगाए तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? नो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सरफेस पे तो पॉजिटिव ही है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोड थोड़ा अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कर दिया, ठीक है, इनर साइड पर, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिला। तो हम आरएमपी को ऐसे ही मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, यानी एक इलेक्ट्रोड हम बाहर लगा देते हैं और एक हम अंदर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इससे हम इसको मेज़र करते हैं। अब इसी से हम एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। एक्शन पोटेंशियल के लिए हमने एक तो ये ग्राफ बना लिया है, उसके अलावा हमारा एक सेटअप होता है ये। अब आप यहाँ समझिए कि ये हम, चलो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? तो जब भी किसी एक्साइटेबल सेल में अगर तुम डिस्टर्बेंस करते हो, तो जैसे अंदर क्या रहता है? नेगेटिव, बाहर क्या रहता है? पॉजिटिव। तो वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है उसका सिस्टम, और वो जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो वो एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा,
ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा तो क्या होगा, वोल्टेज एकदम से बढ़ेगा और एकदम फॉल कर जाएगा। तो हम इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि रैपिड एंड ट्रांजिएंट राइज, ये एकदम से हुआ है। तो रैपिड और ट्रांजिएंट राइज एंड फॉल इन द वोल्टेज अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन। अब अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन से एक और बात याद आ गई मुझे, जैसे हमारी सेल है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव। तो अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन के हिसाब से अगर आप इसको समझोगे ना, तो ये जो पोटेंशियल है ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के आसपास ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यानी कि बाहर क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अंदर क्या है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये तो न्यूट्रल है, यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस मेम्ब्रेन के आसपास हो रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के आसपास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे, ब्रीफ सीक्वेंस है। ये ब्रीफ है, एकदम नहीं है कि एकदम से पूरा ही सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं, जैसे हम नीट के टाइम पे भी देखते थे कि पहले ये इतना चेंज हुआ है, फिर आगे गया, फिर इतना चेंज, फिर आगे गया, फिर इतना चेंज, यानी ब्रीफ सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। ब्रीफ सीक्वेंस से चेंज हो रहा है यहाँ पे, जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हो रहा है, ठीक है। और ये क्या फॉलो करेगा, एक्साइटेशन को। इसके बाद मेम्ब्रेन एक्साइट हो जाएगी, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तो ब्रीफ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉलोइंग एक्साइटेशन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब उसका ओरिजिन क्या है, यानी कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, एक्साइटेबल सेल्स से, जिसको हम नर्व, मसल सेल्स वगैरह कहते हैं। और ये कैसे होगा, जब वो स्टिमुलेटेड होंगी, जब हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आयोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब इसके हम फेजेस पढ़ेंगे, फेजेस के बाद हम फेजेस का रीज़न पढ़ेंगे कि ये फेज क्यों आ रहे हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सेटअप बिठाया है जिसके अंदर हमने ये सेल ली है, सेल का एक्सोन है, यहाँ पे हमने स्टिमुलेटर लगाया और यहाँ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है। यानी कि हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेंगे और यहाँ रिकॉर्ड होगा, और ये बीच की डिस्टेंस है। अब मान लो हमने स्टिमुलस दे दिया, अब यहाँ पे जैसे ही स्टिमुलस आया तो एकदम से करंट आएगा, यहाँ करंट लीक होगा, तो सेल को पता चलेगा अरे ये एकदम से क्या हो गया, और उसके बाद वो क्या करेगा, उस इनर्शिया को वापस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने स्टिमुलस को अप्लाई किया, तो जैसे मैंने अभी बोला कि ब्रीफ इरेगुलर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, एकदम से सेल को पता चलेगा अरे ये क्या हो गया। तो आरएमपी से क्या हो जाएगा, एकदम छोटा सा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा। इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। तो ये क्या है, इरेगुलर डिफ्लेक्शन है बेस लाइन में, जिसको हम स्टिमुलस आर्टिफैक्ट कहते हैं। अब कोई अगर आपसे इसका रीज़न पूछे तो आप क्या कहेंगे कि ये करंट लीकेज के कारण हो रहा है, ठीक है। यानी हमने एकदम स्टिमुलस यहाँ पे डाला था तो करंट लीक हुआ, तो क्या हो गया, हमें स्टिमुलस आर्टिफैक्ट देखने को मिला। पर उसके बाद सेल चाहेगी कि वो वापस अपना आरएमपी मेंटेन कर ले, तो थोड़े टाइम का हमें लेटेंट पीरियड देखने को मिलेगा। यानी ये कौन सा पीरियड है, जब हमारा इम्पल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यानी इम्पल्स स्टिमुलेटर से लेकर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड तक ट्रैवल करेगा, उस टाइम को हम लेटेंट पीरियड कहेंगे। तो लेटेंट पीरियड किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, पहला डिस्टेंस और दूसरा स्पीड। यानी कि स्टिमुलेटर और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच में सोचो कि यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस होती तो इसको टाइम ज़्यादा लग जाता, तो यानी लेटेंट पीरियड क्या हो जाता, बढ़ जाता। अब सोचो स्पीड, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होती तो लेटेंट पीरियड कम हो जाता ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या है, ये टाइम टेकन बाय इम्पल्स है, किसको ट्रैवल करने में, स्टिमुलेशन से लेकर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड को ट्रैवल करने में जो लगा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लेटेंट पीरियड तक तो पहुँच गए हैं। उसके बाद अब जो हमारा स्टिमुलस है वो डीपोलराइजेशन स्टेट में जाएगा। अब नॉर्मली हमने डीपोलराइजेशन यानी यही पढ़ा है कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, लेकिन ये गलत है। डीपोलराइजेशन यानी क्या होता है, रिडक्शन इन द पोटेंशियल टू द ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो तक वाले को ही हम डीपोलराइजेशन कहेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे। यानी रिडक्शन इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम इट्स नेगेटिव वैल्यू टूवर्ड्स ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से लेके ज़ीरो तक जाएगा, इसको हम कंप्लीट डीपोलराइजेशन कहेंगे। इसका रीज़न क्या होता है, सोडियम इन्फ्लक्स, ये हम बाद में देखेंगे। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन की स्टार्टिंग हुई, अब अगर यहाँ पे एक चीज़ होती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो हमने पहले भी नीट के टाइम पे पढ़ा है। तो अगर जो इम्पल्स है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँच पाता है तो ही वो डीपोलराइजेशन की स्टेट में जाता है। मान लो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाया तो वो वापस रिवर्स हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ से वो डीपोलराइजेशन में स्टार्टिंग होती है, उसको हम फायरिंग लेवल कहते हैं।
यानी फायरिंग लेवल या थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन क्या होती है कि आफ्टर एन इनिशियल 15 मिलीवोल्ट, अगर कोई तुमसे पूछे कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है तो तुम 15 मिलीवोल्ट बोलोगे। यानी कि आफ्टर एन इनिशियल 15 मिलीवोल्ट ऑफ डीपोलराइजेशन, अगर 15 मिलीवोल्ट के डीपोलराइजेशन को अचीव कर लिया उस इम्पल्स ने तो वो आगे शूट कर जाएगा। रेट ऑफ डीपोलराइजेशन एकदम से इंक्रीज हो जाएगी और हमें सडन चेंज देखने को मिलेगा हमारे ग्राफ में। तो जो इम्पल्स आया उसने लेटेंट पीरियड को क्रॉस कर लिया, उसके बाद 15 मिलीवोल्ट के इस वाले समय को क्रॉस कर लिया तो वो डीपोलराइजेशन स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे तो कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो गई, लेकिन अभी भी जो सोडियम है वो रुका नहीं है, उसके चैनल अभी भी खुले हुए हैं, तो वो स्पाइक तक जाएगा। यहाँ एकदम ये वाला जो पॉइंट है इसको अचीव करेगा और उसके बाद सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम के खुल जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा रीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये वाले रीज़न हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ये देखो कि अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया और उसके बाद ओवरशूट भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 0 से +35 का इंटरवल, हम इसको क्या कहते हैं, ओवरशूट। तो नेक्स्ट में मैंने यही लिखा है कि ओवरशूट देखने को मिलेगा अबव 0 मिलीवोल्ट से 35 मिलीवोल्ट तक। उसके बाद हमें रीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि डीपोलराइजेशन यानी एकदम राइज हुआ फिर फॉल हुआ, फॉलिंग वाले लेवल को क्या कहते हैं हम, रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इस ग्राफ से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ में मैंने इस सारे नोट्स का एकदम समरी है, यहाँ पर सारा हमने स्टेजेस भी लिख दिए, उसके रीजंस भी लिख दिए हैं, लेकिन आप इसको पहले समझिए फिर आप इस पे फोकस करिए। उसके बाद नेक्स्ट रीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, तो जब रीपोलराइजेशन 70% कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, रीपोलराइजेशन की रेट है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। साथ साथ ग्राफ को भी देखेंगे, रीपोलराइजेशन यहाँ तक हो गया, उसके बाद क्या हुआ, रीपोलराइजेशन की रेट है वो कम हो गई। ठीक है, अब धीरे धीरे वो कम हो रही है, तो इसको हम आफ्टर डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो रैपिड इंक्रीज और फॉल था, ये इतने चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, इसको स्पाइक पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर डीपोलराइजेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने अचीव कर दिया था, तो यहाँ लिखा है कि आफ्टर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हुआ, स्लाइटली और नेगेटिव जा रहा है अभी हमारा पोटेंशियल, यानी अभी भी वो रुका नहीं है, अभी वो और नेगेटिव पे जाएगा। ठीक है, तो उस और नेगेटिव को हम क्या कहेंगे, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। अभी वो रुका नहीं है, अभी और जाएगा, उसके बाद वापस आरएमपी को मेंटेन करेगा, तो वो और नेगेटिव गया, उसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहेंगे। और ये क्यों हो रहा है, आफ्टर डीपोलराइजेशन और आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, ये न्यूरॉन की रिकवरी की प्रोसेस है, यानी वो रिकवर कर रही है, वो स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। तो आफ्टर डीपोलराइजेशन प्लस आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन क्या कर रहा है, रिकवरी प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन को शो कर रहा है। अब हम इनके रीजंस पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इनका आयोनिक बेसिस क्या है, तो आरएमपी का आयोनिक बेसिस आपको पता ही है, इनसाइड नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा, और ये कौन कर रहा है, पोटेशियम चैनल मेनली कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें डीपोलराइजेशन का रीज़न समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपोलराइजेशन क्यों होता है, सोडियम चैनल्स के कारण। तो जैसे ही 7 मिलीवोल्ट मतलब कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, 7 मिलीवोल्ट से ऊपर हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 मिलीवोल्ट के बाद सोडियम चैनल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब सोडियम चैनल एक्टिवेटेड हो गए तो सोडियम चैनल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। वो फास्ट टू ओपन एंड फास्ट टू क्लोज, यानी कि जिनको, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत जल्दी होती है, एकदम जल्दी आ भी जाते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं, वीआईपी गेस्ट टाइप के। तो सोडियम चैनल भी वही वीआईपी है, जो बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी चले जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है ना, ये लोग बहुत बिजी होते हैं, तो फास्ट टू ओपन एंड फास्ट टू लीव होते हैं और शॉर्ट लीव्ड होते हैं। तो सोडियम चैनल आया, फटाक से आया, यहाँ पे ओवरशूट किया और चले गया भाई अपने। तो यही है कि फास्ट टू ओपन, शॉर्ट लीव्ड एंड फास्ट टू क्लोज। अब सोडियम चैनल एक्टिवेटेड हुए तो हमारा डीपोलराइजेशन हो गया। और फायरिंग लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया था कि +15 मिलीवोल्ट को आपको बताना है कि ये फायरिंग लेवल होगा। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया, यानी कि सोडियम अंदर आया तो डीपोलराइजेशन हो गया। सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी समझ ना आया हो तो सोडियम बाहर था, सोडियम अंदर घुसा, अब ये एकदम फास्टली अंदर आ गया है, तो हमारा क्या हो गया, अंदर नेगेटिव था तो अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब अंदर बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल खुल जाएंगे, तो पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, तो पोटेशियम बाहर चले जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले अंदर क्या था, नेगेटिव था, फिर जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ सोडियम चैनल खुल गए, सोडियम क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अंदर आया, जैसे ही पॉजिटिव अंदर आया तो क्या हो जाएगा डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक रुक नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे और पॉजिटिव को वापस बाहर ले जाएगा और वापस अंदर नेगेटिव मेंटेन कर देगा, तो क्या हो जाएगा रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रीपोलराइजेशन, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि विद इन 0.3 मिलीसेकेंड ऑफ द थ्रेशोल्ड पोटेशियम इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट हो जाता है और जो सोडियम का इन्फ्लक्स है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो पोटेशियम चैनल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्लो और मोर प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, यानी कि वो एकदम धीरे धीरे जाएंगे। मतलब कि जैसे ही पोटेशियम चैनल खुला उसके बाद वो एकदम से बंद नहीं होगा, वो एकदम धीरे धीरे जाएगा क्योंकि उसको तो कुछ काम धंधा है नहीं। ठीक है, तो वो तो अपने आराम से पूरा प्रोग्राम भी देखेगा, बाद की चाय भी पिएगा और उसके बाद थोड़े गप्पे शप्पे भी लड़ाएगा जो वहाँ के ऑडियंस है उनसे, उसके बाद जाएगा। तो हमने 3 स्टेजेस देख ली। तो अभी वो पहले तो क्या है प्रोग्राम सुन रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है प्रोग्राम सुन रहा है आराम से, फिर वो अब आराम से गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, अरे यार चले जाएंगे, सब तो चले गए पर वो यहीं है आराम से। उसके बाद अभी भी वो चाय वाय पी रहा है अभी भी। तो ऐसे जो पोटेशियम है वो बहुत टाइम पास करता है। तो हम पोटेशियम के टाइम पास को अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने रीपोलराइजेशन दिखा दिया, लेकिन अभी भी वो जा नहीं रहा है, अभी भी वो यहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, टर्मिनेशन ऑफ स्पाइक पोटेंशियल। जैसे ही हमने यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ स्पाइक पोटेंशियल हुआ, यहाँ पे स्पाइक पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि एकदम राइज और फॉल को ही स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे ही टर्मिनेशन ऑफ स्पाइक पोटेंशियल हुआ उसके बाद भी पोटेशियम इफ्लक्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो स्लो डाउन हुआ है। तो इस टाइम पे भी पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है लेकिन वो थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, तो हम इसी स्लो पोटेशियम इफ्लक्स को क्या कहते हैं, आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब अभी भी वो रुका नहीं है, अभी भी वो जा ही रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड पोटेशियम इफ्लक्स। तो इसको इसके लिए RMP के भी नीचे चले जाता है, हम इसको कहते हैं आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, रैपिड पोटेशियम इफ्लक्स, फिर स्लो पोटेशियम इफ्लक्स और फिर प्रोलॉन्ग्ड पोटेशियम इफ्लक्स। यानी पहले वो फास्टली गया, फिर धीरे गया और फिर बहुत आराम से गया। तो जब वो फास्टली गया तो उसको हम रीपोलराइजेशन कहेंगे, फिर थोड़ा स्लो गया तो हम आफ्टर डीपोलराइजेशन करेंगे, फिर RMP को छोड़कर वो और नीचे चले गया उसको हम कहेंगे आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ठीक है, उसका रिकवरी प्रोसेस अभी चल रहा है। तो हमने इस तरीके से आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन के भी रीज़न को देख लिया। अब उसके अलावा एक और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये हमने शुरू में ही देख ली कि सेल अगर, इससे हम समझते हैं, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, अगर सेल ये प्लस 15 मिलीवोल्ट को ट्रेवल कर पाती है तो ही आगे डीपोलराइजेशन होगा, और अगर ये नहीं कर पाती है तो वो वापस रिवर्स हो जाएगी। ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये तो हमारा नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, प्लस 15 मिलीवोल्ट, यानी अगर वो प्लस 15 मिलीवोल्ट पे वो इम्पल्स आएगा तो ही वो आगे ट्रेवल कर पाएगा, उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। यहाँ पे यही लिखा है कि सेल्स अंडरगो डीपोलराइजेशन इफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड टू अ क्रिटिकल लेवल, और वो क्रिटिकल लेवल क्या होता है, प्लस 15 मिलीवोल्ट, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बहुत आसान प्रॉपर्टी है ये। सेकेंड है ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आएगा तो ही वो आगे जा पाएगा, और अगर नहीं आया तो वो वापस पीछे चल जाएगा। यानी कि या तो होगा या नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है एडिशन वेडिशन कुछ नहीं है कि तुम 4-5 बार दे दो तो ऐड, मतलब कि 2 दे दो, फिर 3 दे दो, फिर 10 दे दो, तो मिलकर 15 हो जाएंगे और अब हम ऊपर स्पाइक बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में या तो तुम 15 दो तो ऊपर चले जाओ या फिर वापस निकल लो। ठीक है, यही ऑल और नॉन लो है। तुम इसको एकदम सीक्वेंस वाइज याद रखो। सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी 15 तक पहुंचेगा तो ही आगे जाएगा, और ऑल और नॉन लो उसी का थोड़ा मतलब आगे का बात हो रही है यहाँ पे कि स्टिमुलस अगर बिलो थ्रेशोल्ड है तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और अबव जो हमारा थ्रेशोल्ड है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड तक आया तो जनरेट होगा और नहीं आया तो जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव पीरियड अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा वगैरह में। तो ये क्या है कि अगर हम 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक अगर हम 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई अप्लाई करते हैं एक सेल को, तो हम ऐसा देखते हैं कि कोई एक्शन पोटेंशियल वापस से जनरेट नहीं हो रहा है।
तो हम पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि अगर दो सक्सेसिव स्टिमुलाइड इज अप्लाइड टू अ सेल, इट इज़ फाउंड दैट फॉर सम टाइम आफ्टर फर्स्ट स्टिमुलस द सेल बिकम्स रिफ्रैक्टिव, यानी कि नॉन रिस्पॉन्सिव टू द सेकेंड स्टिमुलस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने ये ग्राफ बनाया। अब जैसे आपने फर्स्ट स्टिमुलस दे दिया, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम यहाँ से सेकेंड स्टिमुलस दे रहे हैं इसी वक्त, तो जो हमारी सेल है वो इसको रिस्पॉन्स नहीं करेगी, वो फर्स्ट में ही रहेगी, इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, वो उसी में रहेगी, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट स्टिमुलस हमने दिया उसके बाद हमने उसी के बाद रैपिड सेकेंड स्टिमुलस भी दे दिया, तो सेल इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। तो वो जो पीरियड है जब उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी बिगिन फ्रॉम द टाइम ऑफ फायरिंग लेवल टू द टाइम अंटिल रिपोलराइजेशन इज अप्रोक्स 1/3 कंप्लीट। तो इसको हम हमारे ग्राफ से समझते हैं, यानी कि जैसे ही तुमने क्या दिया यहाँ पे, अब तुमने इम्पल्स दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर फायरिंग लेवल से लेकर 1/3 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक। यानी तुम इतने, इसको देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पीरियड में अगर आप कोई दूसरा स्टिमुलस देते हो तो सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो अपने पहले वाले में ही रहेगी, अभी वो पहले से ही मिल रही है, ठीक है। तो आप इस वाले पूरे इंटरवल में, यानी कंप्लीट डीपोलराइजेशन और 1/3 रीपोलराइजेशन, इसमें आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना ही इंटेंसिटी का तुम इसको इम्पल्स दे दो, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी इसमें तुम कितने ही इंटेंसिटी का दे दोगे तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। सेकेंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड, यानी कि बिगिनस एट द एंड ऑफ ARP टू द स्टार्ट ऑफ आफ्टर डिपोलराइजेशन। आफ्टर डिपोलराइजेशन यहाँ इसको हम ढक लेते हैं, और यहाँ यानी जो इतना पीरियड है, ये इतना, अगर आप इस पीरियड में कोई सेकेंड स्टिमुलस देते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि वो जो सेकेंड स्टिमुलस है वो फर्स्ट स्टिमुलस से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जितने मिलीवोल्ट का था ये उससे कहीं ज़्यादा मिलीवोल्ट का होना चाहिए, तो ही सेल रिस्पॉन्ड करेगी। यानी स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल स्टिमुलस, जो फर्स्ट स्टिमुलस था उससे स्ट्रॉन्ग होगा तभी सेल उस पर रिस्पॉन्ड करेगी और सेकेंड एक्शन पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा। यानी यहाँ तक तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब अगर आप इस जगह पे उसको स्टिमुलस दोगे तो वो फिर सेल उसको रिस्पॉन्ड कर देगी, और फिर ग्राफ क्या बन जाएगा, ऐसा यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वापस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि तुम यहाँ पर उसको सेकेंड इम्पल्स दोगे तो वो एक्शन पोटेंशियल सेकेंड वाला तुम्हें दिखा देगी और उसका रिस्पॉन्ड कर देगी, लेकिन उसकी कंडीशन यही होगी कि वो वाला जो है उसकी इंटेंसिटी इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे एक तो मैं ऑल और नॉन लॉ में भी एक बात बतानी थी मुझे कि तुमने 15 मिलीवोल्ट तक तुम गए, उसके बाद तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब अगर तुम इस इंटेंसिटी से ज़्यादा स्टिमुलस भी दोगे ना तो भी हाइट उतनी ही आएगी। यानी तुमने मान लो अभी तुम्हारी इंटेंसिटी थी 15 मिलीवोल्ट, अब तुमने 20 मिलीवोल्ट दिया तो भी हाइट इतनी ही आएगी। ऐसा नहीं समझ सकते तुम कि तुमने 20 मिलीवोल्ट दे दिया तो हाइट है ना यहाँ तक पहुँच जाएगी, और 45 मिलीवोल्ट दिया तो हाइट और ऊपर पहुँच जाएगी, हाइट तुम्हारी इतनी ही आएगी। हाँ, लेकिन अगर तुम ये कह सकते हो कि वो जो इम्पल्स है वो स्ट्रॉन्ग हुआ ना तो जल्दी ज़रूर पहुंच जाएगी हाइट, लेकिन हाइट उतनी होगी, यानी मैक्सिमम हाइट उसकी +35 मिलीवोल्ट ही होगी, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। बस कंडीशन ये है कि अगर तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दोगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, यानी समय कम लगेगा। अभी 5 सेकेंड लग रहे थे तो पहले बाद में 2 सेकेंड लग जाएंगे, पर हाइट तो उतनी ही होगी, भले तुम कितना ही बड़ा इम्पल्स दे दो। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डायरेक्शन सेम इज करंट फ्लो, यानी कि करंट एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है तो हमारा एक्शन पोटेंशियल भी सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जैसे बाहर क्या था, पॉजिटिव था, अंदर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब इतने से में हुआ, फिर इधर कूद गया, फिर इतना, फिर इधर, फिर इतना, फिर इधर, तो ये इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी उसका कंडक्शन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब तुम सोचो कि पीछे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल दिया और हम आगे गए, फिर जब यहाँ एक्शन पोटेंशियल चल रहा है तो यहाँ पे कौन सा पीरियड चल रहा होगा, यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होगा। तो ये जो इम्पल्स है ये अब पीछे नहीं जा सकता, एक बार आगे आ गया है वो तो अब पीछे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड चल रहा है ना, इसलिए वो पीछे नहीं जा सकता। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है आगे जाने का, तो वो आगे ट्रेवल करता रहेगा और इस तरीके से हमारे पूरे नर्व सेल में हमारा एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हो जाएगा।
यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम एज करंट फ्लो, और द एक्साइटेशन इम्पल्स इज कंडक्टेड अलॉन्ग द सेल मेम्ब्रेन एज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। हमें कैसा दिखेगा, वेव, जैसे मैंने आपको बताया ना, वेव जा रही है आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अकोमोडेशन। सो व्हाट इज अकोमोडेशन? अकोमोडेशन न्यूरॉन की एक प्रॉपर्टी है जिससे कि वो अननेसेसरी जो स्टिमुलाई है उनके खिलाफ अडेप्ट हो जाती है। जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे चेंजिंग कंडीशंस दिखती है, तो हमें भी अडेप्टेशन लाना पड़ता है ना, कि भाई यहाँ पे ऐसा है तो इस चीज़ से दूर रहना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो उसी टाइप से जो न्यूरॉन्स हैं वो भी जो प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलस है, जो उसको बार बार परेशान कर रहे हैं कि तुम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करो, उनके खिलाफ मतलब उनके लिए अडेप्ट हो जाती है, और वो क्या करती है, अपना फायरिंग लेवल बढ़ा लेती है। जैसे कि वो पहले उसका फायरिंग लेवल था +15 मिलीवोल्ट, तो अब वो क्या कर लेगी, +20 मिलीवोल्ट कर लेगी फायरिंग लेवल, ठीक है। उसने अपना फायरिंग लेवल बढ़ा लिया, तो इस तरीके से वो स्टिमुलस से बच पाएगी और अडेप्ट हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू एडजस्ट इस फायरिंग थ्रेशोल्ड, यानी कि वो एबिलिटी है न्यूरॉन के पास जिससे कि वो अपना फायरिंग लेवल एडजस्ट कर सकती है इन रिस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग्ड और स्लो चेंजिंग स्टिमुलाई, जो कि उसको बार बार प्रोलॉन्गली जो स्टिमुलस उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने पर मजबूर कर रहा है, उनके लिए वो क्या कर लेगी, अडेप्ट हो जाएगी। तो ये इसका एक एडवांटेज है, ये हेल्प्स टू प्रिवेंट अननेसेसरी और रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो स्टिमुलस उसको अननेसेसरी एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा था उसके लिए हम प्रिवेंट हो जाती है जो न्यूरॉन है, और ये अलाउज न्यूरॉन टू अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। ये न्यूरॉन्स को अडेप्ट करने में मदद करता है चेंजिंग कंडीशन से, और किस पे फोकस करने में मदद करता है, मोर रिलेवेंट स्टिमुलाई पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेडेड पोटेंशियल। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो एक्शन पोटेंशियल से अलग आता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल सेम नहीं है, और इसके डिफरेंसेस भी लिखने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। सो व्हाट इज़ ग्रेडेड पोटेंशियल? चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट आर कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी अभी हमने देखा कि जैसे कि ये पूरा हमारा न्यूरॉन था, तो अगर एक्शन पोटेंशियल इस जगह पे आया है ना, तो वो पूरा यहाँ आकर ही ख़त्म होगा, वो बीच में ख़त्म नहीं होगा। ऑल और नॉन है ना, अगर एक बार शुरू हो गया तो वो यहाँ आकर ही ख़त्म होगा, और अगर नहीं शुरू हुआ तो वो यहीं से पीछे हट जाएगा। ये ऑल और नॉन लॉ है। लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है, वो यहीं पर शुरू होगा और यहीं ख़त्म हो जाएगा। यानी उसको यहाँ पे काम करवाना है तो वो यहीं शुरू हो जाएगा वो पोटेंशियल, और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ये अपनी नर्व्स हैं, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट करेगी जो कि अपने साइनेप्स पे काम करेगा और यहीं पे एंड हो जाएगा। तो हम इसको ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट आर कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। वो एक स्मॉल रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन पे कन्फाइंड रहते हैं। जैसे कि पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो मैंने आपको अभी बताया, पेस मेकर पोटेंशियल वगैरह वगैरह। ये नॉन प्रोपोगेटिंग इन नेचर होते हैं। यानी जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये सेल है, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट कर रहा था ना यहाँ तक, तो ये प्रोपोगेट नहीं करेंगे, ये यहाँ है तो यहीं रह जाएंगे, ठीक है। ये प्रोपोगेटिंग नहीं होते हैं नेचर में। उसके बाद नो रिफ्रैक्टिव पीरियड और नो थ्रेशोल्ड, इनका कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है। यानी अगर तुम 15 मिलीवोल्ट दोगे तो ही तुम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहे थे, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तुम 2 दोगे तो भी ग्रेडेड पोटेंशियल आ जाएगा, 3 मिलीवोल्ट दोगे तो भी आ जाएगा, और इसका कोई एज सच रिफ्रैक्टिव पीरियड भी नहीं है। यानी तुम एक के बाद एक भी काफ़ी सारे जनरेट कर सकते हो। नाउ इम्पॉर्टेंट इन सिग्नलिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। ये हमें शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने के लिए मदद करता है। जैसे न्यूरॉन को न्यूरॉन से कम्युनिकेट करना है सिर्फ छोटा सा साइनेप्स पे, तो वो वहाँ पे अपने को मदद करता है कम्युनिकेट करने के लिए। अब इट कैन आइदर बी डीपोलराइजिंग और हाइपरपोलराइजिंग इन रिस्पॉन्स। तुमने देखा नहीं होगा जैसे कि जो गाबा है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो गाबा भी क्या है, वो अपने वहीं पे मतलब वो छोटा सा साइनस में ही तो है इनहिबिटरी। अब वो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दे रहा है तो इनहिबिट हो गया। एसिटाइल कोलिन क्या है, डीपोलराइज कर रहा है, यानी कि एक्साइटेड रिस्पॉन्स दे रहा है तो एक्साइट हो रहा है। उसी टाइप से जैसे कि ये एसिटाइल कोलिन एक्साइट कर रहा है, जो गाबा है वो इनहिबिट कर रहा है, तो ये डीपोलराइज कर रहा है, ये हाइपरपोलराइज कर रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, ये ग्रेडेड पोटेंशियल ही है। तो इट कैन आइदर बी डीपोलराइजिंग और रीपोलराइजिंग, इट कैन आइदर बी डीपोलराइजिंग और हाइपरपोलराइजिंग। अब इस डज नॉट ओबे ऑल और नॉन लॉ। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे सबमिशन पॉसिबल हो सकता है और ऑल और नॉन लॉ को ये फॉलो नहीं करता। यानी कि ये यहाँ पर अगर हमने +2 मिलीवोल्ट हमने दिया, उसके बाद हमने +3 मिलीवोल्ट दे दिया, फिर +5 मिलीवोल्ट दे दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये ग्रेडेड पोटेंशियल मतलब हाई इंटेंसिटी का प्रोड्यूस कर देंगे। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे +15 मिलीवोल्ट दिया तो आगे बढ़ गया, और उसके बाद तुमने भले कितना भी दिया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो उतनी हाई तक जाएगा। पर यहाँ तुम अगर ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा होगा, और अगर कम दोगे तो कम होगा। तो यहाँ पे सबमिशन पॉसिबल है।
ठीक है, यानी तुम इस सब को मिलाकर एक हायर ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट कर सकते हो, और सिर्फ +3 होगा तो लोअर ग्रेडेड पोटेंशियल। तो यहाँ पे सबमिशन पॉसिबल है, और ये ऑल और नॉन लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी जितनी मैग्नीट्यूड होगी इतनी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई। तो इसी के साथ आज हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बारे में काफ़ी सारा कुछ जान लिया है। तो इसमें हमने जो जो पढ़ा है वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा होल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उस पर अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू।